ओम अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेज में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं माता सरस्वती आपकी बुद्धि विवेक को सुचारू रूप से संचालन कर रही होंगी। पूर्ण आशीर्वाद आपको प्रदान करे माता वीणावादिनी, आप स्वस्थ हो और अपने भविष्य के प्रति जागृत रहें, अपने पथ से चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मंडे से नया मध्यकालीन भारत चालू करेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मध्यकालीन भारत संघर्ष का काल भी कह सकते हैं, संघर्ष का युग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 1000 से 1200 ईस्वी के समय जो घटित हुआ भारत में, उसकी चर्चा आज करेंगे टॉपिक में। जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटिव अब प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज से चर्चा प्रारंभ। आइए प्रारंभ करते हैं। फुतुल अल बलदानी तथा चचनामा एक पुस्तक है जिसका नाम है फुतुल अल बलदानी तथा चचनामा। इसके रचनाकार हैं बिलादुरी। रचनाकार का क्या नाम है? बिलादुरी। और इस पुस्तक में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी की जानकारी का स्रोत है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम आक्रमणकारी का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। किसमें? फुतुल अल बलदानी तथा चचनामा, जिसके रचनाकार हैं बिलादुरी। दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंधु के राजा दाहिर को परास्त किया। कहां पर? टट्टा के पास। टट्टा के पास मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंधु के राजा दाहिर को थट्टा के पास देवल बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह था वहां? देवल बंदरगाह को विजित कर लिया। थट्टा के पास पराजित किया और देवल बंदरगाह को विजित कर लिया। इस युद्ध को रावण का युद्ध भी कहते हैं। यह जो युद्ध हुआ था मोहम्मद कासिम और दाहिर के मध्य, इसे रावण युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि रावण का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर। कहां के राजा थे? सिंधु के। एक साथ आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम किस सन में? 712 में। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, किसके साथ युद्ध हुआ था? तो सिंधु के राजा दाहिर के बाद। कहां पे हुआ था? ठट्टा के पास हुआ था। क्या जीता मोहम्मद बिन कासिम ने? तो देवल बंदरगाह को जीता। एक साथ आपको 5-6 प्रश्न मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को रावण का युद्ध कहते हैं। एक साथ इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब इसके बाद देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण किस क्रम में हुआ? अलब्तगीन का नाम सबसे प्रथम आता है। अलब्तगीन जो था, यह गजनवी वंश का संस्थापक था।
जो गजनवी वंश आया उसका संस्थापक अलब्तगीन था, और अलब्तगीन गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। इसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो अलब्तगीन ने की। और अलब्तगीन कौन था? गजनवी वंश का संस्थापक कहा जाता है अलब्तगीन को। उसके बाद सुबुक्तगीन जो था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। अलब्तगीन प्रथम तुर्क शासक था जो आक्रमण किया भारत पर। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदुशाही राजवंश के राजा जयपाल, हिंदुशाही राजवंश का राजा कौन था? तो था जयपाल के विरुद्ध एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल परास्त हुआ था। सुबुक्तगीन के साथ विरुद्ध में जब युद्ध हुआ तो जयपाल परास्त हुआ था। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट इसमें, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यामनी वंश का पुत्र माना जाता है। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी प्रथम तुर्क शासक कहा जाता है इसे। प्रथम तुर्क शासक कौन था? महमूद गजनवी। और सर्वप्रथम इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? शासक था तो वो तुर्क का। कहां का शासक था? तुर्क का शासक था। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में। और कहां पे आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में सोमनाथ जो है शिव जी का मंदिर है, वहां पे इसने आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति वहां से लूट के ले गया था। सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 16वां था। 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य जो 17 बार आक्रमण किया, लेकिन जो 16वां आक्रमण था विनाशकारी आक्रमण कहा जाता है 16वें आक्रमण को। आइए देखते हैं। सोमनाथ पे आक्रमण किया 17 बार 1025 ईस्वी में। ठीक है ना? इसके बाद आते हैं, चौथा पॉइंट है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था, इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कहते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को क्या कहते हैं? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। और ये क्या था? शंसवानली या गौर वंश का था। ये कौन सा था? शंसवानली वंश का या गौर वंश कह सकते हैं। यहां का सुल्तान था। और जान लीजिए इसके बारे में, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यह जो था भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, या इसे कहते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। शंसवानली वंश या गौर वंश का था ये। दूसरा पॉइंट शहाबुद्दीन के बारे में है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी शहाबुद्दीन गोरी को ही कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के दास, उनकी संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना? मोहम्मद गोरी के दास या गुलाम कह लीजिए, कितने थे? 4 गुलाम थे इसके मोहम्मद गोरी के। पहला था ताजुद्दीन यलदौद, और ये गजनी का शासक था, सम्राट था। ठीक है ना? ताजुद्दीन यलदौद को गजनी गद्दी प्राप्त थी, यहां रखा गया इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली में था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक
कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, यही है भी। फिर आता है दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसे उच्च मुल्तान का क्षेत्र प्राप्त था। इसके बाद बख्तियारुद्दीन खिलजी, इसे बंगाल में रखा गया था। बंगाल का क्षेत्र इसके पास है। किसे? बख्तियार खिलजी को बंगाल का क्षेत्र दिया गया। किसने दिया? मोहम्मद गोरी ने। और देखते हैं चचनामा जो थी, चचनामा किस प्रदेश का वर्णन करता है? तो वह है सिंध प्रदेश का वर्णन चचनामा में मिलता है। चचनामा किसकी है? बिलादुरी की पुस्तक है। अलप्तगीन का दास कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था, अलप्तगीन का दास था, गुलाम था, तथा सुबुक्तगीन जो था वो महमूद गजनवी का पुत्र था। और जो सुबुक्तगीन थे, इसे यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी का शासक सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन था? यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी का शासक सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था महमूद गजनवी का जन्म? 1 नवंबर 971 में हुआ था। 27 वर्ष का जब ये था महमूद गजनवी, तो इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात महमूद गजनवी स्वामी बनता है और शासन की बागडोर इसके हाथ में आ जाती है। तुर्की जनजातियां थी, जिनमें है सेलजुक, गुज्ज और अगला है करलुक। ये 3 जनजातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कल इसी टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।